नमस्कार। लिखने और पढ़ने में संबंध के अंतर्गत इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पठन और लेखन कौशल के प्रयोग के लिए अधिगम सामग्री का प्रयोग। पठन और लेखन कौशल के विकास के लिए किस अधिगम सामग्री का प्रयोग किस किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है और किस ढंग से किया जाता है। क्योंकि जब पठन और लेखन की क्रिया एक साथ चलती है, कई बार क्या होता है कि जैसे किताबें लिखते हैं या कोई कुछ लिखते हैं तो वो बाद में पढ़ा जाता है, लेकिन कक्षा में जो अध्यापक पढ़ाता है, जब अध्ययन करवाता है, तो उस समय पठन और लेखन की क्रिया है और वाचन की क्रिया है वो एक साथ चलती है। वहां पर इससे संबंधित सामग्री को जब एक साथ प्रयोग करना होता है तो किस प्रकार उपयोग होता है और पठन और लेखन कौशल के विकास के लिए किन किन अधिगम सामग्री का प्रयोग उपयुक्त रहता है। सबसे पहला है पाठ्य पुस्तक। पहली है पाठ्य पुस्तक। जो आपकी पुस्तक है, पढ़ने की जो पुस्तक है, ये एक परंपरागत अधिगम सामग्री है, यानी बहुत सालों से चली आ रही है, परंपरागत है और ये अध्यापक और छात्र दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। इसको किस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके समय आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन के समय आदर्श वाचन, यानी शिक्षक जब वाचन करता है कक्षा में पहले, उसके बाद वो छात्रों को खड़ा करके उनके पास अनुकरण वाचन करवाता है और अंत में छात्रों को कहता है कि इस जो आज हमने जो अध्ययन करवाया है उसको एक बार अपने मन में गहनता से गंभीर होते हुए उसको पढ़ना है, तो वो है मौन वाचन। पाठ्य वस्तु और मूल्यांकन के कार्य के आधार के रूप में भी इसको प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य वस्तु और मूल्यांकन के आधार पर इन जो पाठ्य वस्तु हैं उसके लिए पाठ्य वस्तु क्या होनी चाहिए कक्षा में, उसके लिए, और जब मूल्यांकन करते हैं छात्रों का तो किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, यानी जो उस पाठ्य पुस्तक में है उस प्रकार उससे उतना लिखना, उस प्रकार का लिखना, किस प्रकार का लिखा है वो उसके आधार पर किस प्रकार का लिखा है उससे मूल्यांकन करना। और पठित अंशों की पुनरावृत्ति, जो पठित अंश हैं, पठित अंशों की पुनरावृत्ति, छात्र पढ़े हुए अंशों की पुनरावृत्ति उस बुक से कर सकता है। जो आज कक्षा में अध्ययन करवाया गया घर जाकर उसकी वापस पुनरावृत्ति वो करेगा। शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी,
उसके लिए किया जाता है। और इसी प्रकार से गृह कार्य, वाचन अभ्यास और लेखन अभ्यास में गृह कार्य के लिए, वाचन अभ्यास के लिए और लेखन अभ्यास के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो पाठ्य वस्तु है इसका मूल्यांकन और मूल्यांकन वो किताब बुक से किया जाए। पठित अंशों की जो पुनरावृत्ति छात्र करता है तो वो इससे किया जाए। और शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति की जाए। इसकी पूर्ति कितनी हो रही है वो उसके लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। और गृह कार्य करने के लिए, वाचन का अभ्यास करने के लिए और लेखन का अभ्यास करने के लिए भी इसका पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है श्याम पट। दूसरी सामग्री है लेखन, पठन और लेखन कौशल के लिए उपयुक्त सामग्री श्याम पट। यह भी एक परंपरागत शिक्षण सामग्री है, यानी कई वर्षों से, बहुत सालों से ये चली आ रही है, परंपरा से ये चली आ रही है शिक्षण सामग्री कि आगे लिखते हैं, पीछे वो पढ़ने का काम करते हैं छात्र। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? शब्दार्थ बोध, शब्दार्थ के बोध में, वर्तनी शिक्षण, शब्दार्थ बोध में किया जाता है, वर्तनी शिक्षण में किया जाता है, वाचन के अभ्यास में किया जाता है, वाचन अभ्यास में, यानी शब्दार्थ बोध, शब्दों का बोध कराना। जब अध्यापक लिखता है तो शब्दों का बोध करते हैं छात्र। वर्तनी शिक्षण, वर्तनी को शुद्ध करने के लिए, वाचन करने के लिए। इसका दूसरा भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण। दूसरा हम कह सकते हैं कि भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण है। इससे भाषा तत्वों का स्पष्टीकरण किया जाता है, भाषा के तत्वों को स्पष्ट किया जाता है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। व्याकरण भाषा में व्याकरण को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रचना शिक्षण में उपयोग किया जाता है। रचना शिक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से रूपरेखा, उद्बोधन, शब्द, रूपरेखा बनाने के लिए, उद्बोधन के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ समवाय प्रणाली के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये श्यामपट का उपयोग शब्दार्थ बोध करने में, शब्दों का बोध कराते समय, वर्तनी की शिक्षा देते समय, वर्तनी शिक्षण और अभ्यास के समय करना चाहिए। भाषा तत्वों के स्पष्टीकरण के रूप में भी इसका करना चाहिए उपयोग। व्याकरण भाषा में भी श्यामपट का उपयोग करना चाहिए। रचना शिक्षण में भी श्यामपट का उपयोग करना चाहिए। और रूपरेखा उद्बोधन के समय भी श्यामपट का उपयोग करना चाहिए। और इसमें इसे जो पठन और जो लेखन
कौशल है वो तो विकसित होगा ही होगा, पठन कौशल भी विकसित होगा साथ साथ छात्रों का। तीसरी सामग्री है चार्ट। चार्ट का उपयोग अध्यापक विभिन्न जो व्याकरणिक समस्याएं हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, इसी प्रकार से विलोम शब्द, ऐसी जो चीजों का अध्ययन करवाता है तो चार्ट बनाकर उसकी सहायता से करवाना चाहिए। आदि अध्ययन अध्यापक को चार्ट के माध्यम से करवाना चाहिए, चार्ट की सहायता से करवाना चाहिए। इससे उच्चारण और लेखन का अभ्यास होता है। इससे क्या होगा? उच्चारण और लेखन का अभ्यास होगा। उच्चारण किस प्रकार करते हैं और लेखन किस प्रकार करते हैं, इसका अभ्यास छात्रों में ज्यादा होगा, चार्ट के माध्यम से करवाना। एक फ्लैश बोर्ड होता है, फ्लैश बोर्ड और फ्लैश बोर्ड की सहायता से वर्तनी और वाक्य की संरचना का ज्ञान करा सकते हैं। वर्तनी और जो वाक्य हैं उसकी संरचना का ज्ञान करवा सकते हैं। इसी प्रकार से एक फैल बोर्ड होता है और उसका प्रयोग छात्रों को लिपि और वाक्य रचना का अभ्यास कराते समय करना चाहिए। लिपि और इसका प्रयोग कहाँ? एक तो लिपि और दूसरा हम उसका कह सकते हैं कि वाक्य रचना। वाक्य रचना के समय इसका बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। शब्द पट्टी होती है, शब्द पट्टी और इसका उपयोग करवाने से शब्दों के उच्चारण का अभ्यास, इसकी सहायता से शब्दों का उच्चारण का अभ्यास। शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। यानी चार्ट के माध्यम से अगर उपसर्ग प्रत्यय विलोम लिख के लेके आएगा, चार्ट बना के लेके आएगा, अध्यापक वो लगाएगा तो उसकी सहायता से छात्रों में वाचन और लेखन कौशल का तो विकास होगा ही, साथ ही वो जल्दी समझ सकेंगे जल्दी, और अध्यापक का भी समय बचेगा। फ्लैश बोर्ड की सहायता से वर्तनी और वाक्य रचना का ज्ञान करवा सकते हैं। फैल बोर्ड के माध्यम से, फैल कार्ड के माध्यम से जो लिपि है उसका और वाक्य रचना का ज्ञान इसके माध्यम से करवा सकते हैं। और जो शब्द पट्टी है, शब्द पट्टी का शब्दों के उच्चारण का अभ्यास शब्द पट्टी के माध्यम से करवाने से शब्दों के उच्चारण सही होते हैं और सही ढंग से कर पाता है।
उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है कौन से शब्द का उच्चारण किस प्रकार होगा। इस प्रकार से छात्र जल्दी उच्चारण सीख जाते हैं। एक होती है वाक्य पुष्टि, एक होती है वाक्य पुष्टि। वाक्य पुष्टि के माध्यम से वाक्यों का उच्चारण, शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान, शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान करवाया जाता है। यानी इससे जल्दी तो समझ जाते हैं, अध्यापक का भी समय बचता है और शुद्धता भी आती है उसमें, शब्दों में, वाक्यों में। तो इस प्रकार इन चीजों का प्रयोग कक्षा कक्ष में करना चाहिए अध्यापक को। एक होती है मात्रा कृति, एक होती है मात्रा कृति, और इसके प्रयोग से मात्राओं के उचित प्रयोग का अभ्यास, मात्राओं के उचित प्रयोग का अभ्यास करवाया जाता है। उचित प्रयोग, कौन सी मात्रा कहाँ पर लगेगी, किस प्रकार लगेगी, यहाँ छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी, इसके साथ ऊपर बिंदी आएगी या नहीं आएगी बिंदु। तो ये सारे के सारे इसके माध्यम से, मात्रा कृति के माध्यम से सिखाना चाहिए बच्चों को। एक होती है शब्द सूची, शब्दों की सूची, और उसके माध्यम से एक देखिए शब्द पट्टी अलग होता है, शब्द सूची अलग होती है। कार्डबोर्ड पर शब्द सूची तैयार की जाती है और उससे शब्द भेद करना छात्र जल्दी सीखता है। शब्द भेद से शब्द भेद करना, शब्दों में भेद करना, जो कि समान अर्थ तो है ही उसका, वो अलग, जो कि लगभग समान है, कुछ अंतर है, तो वो अंतर का भेद करना शब्द सूची के माध्यम से सीखना है। एक चक्ति होती है और उसको बनवाकर छात्रों से शब्दों का निर्माण करवाया जा सकता है। चक्ति बनवाकर छात्रों को शब्दों का निर्माण करना सिखा दें। निर्माण करना सिखाना, शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है वो सिखाया जाता है इसके माध्यम से। इस प्रकार पठन और लेखन कौशल के प्रयोग हेतु अधिगम सामग्री का जब प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। दूसरा है श्यामपट, जो कि परंपरागत हैं, बहुत युगों से चलता आ रहा है। पहले भी पाठ्य पुस्तकें होती थी, वो पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय में के समय, और उससे पहले भी पाठ्य पुस्तकें होती थी, उनको पढ़ा जाता था, वो हाथ से लिखी हुई, अभी प्रिंट, बस अंतर केवल इतना है। श्यामपट उस समय भी होते थे, चार्ट बनाकर, चार्ट या मॉडल, और ये सारे अभी के चार्ट मॉडल, इस प्रकार फ्लैश बोर्ड का उपयोग, हेल्थ बोर्ड का उपयोग, शब्द पट्टी का उपयोग, मात्रा खिड़की का उपयोग, शब्द सूची का उपयोग, इन सबके उपयोग से जल्दी छात्र जल्दी सीख जाते हैं और अध्यापक का समय तो बचता ही है। उनमें प्रवीणता भी ज़्यादा आती है, छात्रों में प्रवीणता भी ज़्यादा आती है कि वो अच्छी तरह से सीखते हैं, छात्र बहुत अच्छी तरह से उसको सीखते हैं और उसका उपयोग
भाषा कौशल इसमें बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है छात्रों में। भाषा का कौशल बहुत ही अच्छी प्रकार से विकसित होता है। इस प्रकार से ये पठन और लेखन कौशल के प्रयोग के लिए अधिगम सामग्री का प्रयोग किस किस प्रकार करनी चाहिए, ये था। थैंक यू, धन्यवाद।